बच्चों, आइए आज हम चर्चा कर लें जल परिवहन के विषय पर, जो परिवहन की एक दूसरी महत्वपूर्ण विधा थी। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यदि हम प्राचीन समय से बात करें, अभी वर्तमान की ही नहीं, तो प्राचीन समय से ही हम जो जल परिवहन है, या हम कहें जल परिवहन के रूप में जो नदियां हैं, झीलें हैं या जो समुद्र हैं, उन सभी में नौकाओं के द्वारा परिवहन करके परिवहन के एक साधन के रूप में हम जल परिवहन का प्रयोग करते आ रहे हैं। हाँ, और अगर हम चले जाएं थोड़ा पिछले समय पर, तो भी हम देखेंगे कि जब तक रेल मार्ग का विकास नहीं हुआ था, तब भी जो जल परिवहन है वही परिवहन का एक महत्वपूर्ण और मुख्य साधन के रूप में होता था। लेकिन जैसे ही रेल मार्गों का विकास हुआ, या हम कहें कि रेल परिवहन का विकास हुआ, तो उसके बाद थोड़ा सा जल परिवहन का महत्व जो है वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि रेल जो है वो एक तीव्रगामी परिवहन का साधन होता है, जिसके कारण इसकी महत्ता जो है वो थोड़ी कम हो गई। अब हम बात करें कि अगर हम चाहे स्थल परिवहन देखें, वायु परिवहन देखें, तो स्थल परिवहन के अलग अलग जो साधन होते हैं, या हम वायु परिवहन की बात कर रहे हैं, तो परिवहन के जितने भी साधन हैं उन सभी में सस्ता जो साधन होता है वो जल परिवहन होता है। और इसके द्वारा हम जो भारी से भारी वस्तुएं होती हैं उन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। भारत में भी जल परिवहन का विकास प्राचीन समय से ही हो गया है और इसका उपयोग होता आया है। और हम देखेंगे कि भारत में भी जो प्राचीन समय में बहुत सारे लोगों ने समुद्री यात्राएं की हैं, और हम कहें इन यात्राओं के माध्यम से या नौकाओं के माध्यम से जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन या आवागमन हो रहा है, इन सभी के माध्यम से भारतीय व्यापार, हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके साथ ही साथ जो भारतीय संस्कृति है उसको दूसरे देशों में भी जो है वो फैलाया गया है, या इसके माध्यम से ये फैला हुआ है पूरे विश्व में। अब हम बात कर लेते हैं कि एक तो ये सबसे सस्ता सुगम साधन है जो जल परिवहन है वो परिवहन का। अब इसके साथ ही साथ इसकी एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार से पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जल परिवहन भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम देखेंगे आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक में आप देख सकते हैं जो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, इनका प्रयोग करेंगे। और दूसरा जो है वो महासागरीय सामुद्रिक जल परिवहन। तो जो समुद्रों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश की तरफ आवागमन या परिवहन होता है, वो महासागरीय या सामुद्रिक जल मार्ग के माध्यम से होता है। तो पहला, यदि हम जल परिवहन के प्रकार की बात करें, तो पहला अंतःस्थलीय और दूसरा है महासागरीय। अंतःस्थलीय में हम देखते हैं प्राचीन समय से ही भारत में जो है वो आंतरिक जल मार्गों का विकास हुआ है या प्रयोग होता आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वही रेल मार्ग का विकास हुआ, तो रेल मार्ग के विकास के बाद हम देख रहे हैं कि इसकी महत्ता भारत में भी जो आंतरिक जल मार्ग की है वो थोड़ी कम हो गई है। हाँ, लेकिन इसके तीव्रगामी होने से इसका महत्व थोड़ा सा तो कम हो गया है। और अब जो यात्री हैं वो व्यापार के साथ साथ मतलब अपने माल को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, चूँकि रेल जो है वो एक तीव्रगामी साधन होता है, इसका प्रयोग करते हैं। और एक माल के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी रेल मार्गों का जो है वो प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी जो बाधाएं हम कहें या जो रुकावटें हैं, इसके बाद भी जल मार्ग का या जल परिवहन का महत्व जो है वो कम नहीं है। और अब
इसको और ज़्यादा विकसित करने के लिए या इसके विकास के जो प्रयास हैं वो अब वर्तमान में किए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो 14,500 किलोमीटर जल मार्ग जो है वो नौकायन के लिए उपलब्ध है और ये पूरे देश के परिवहन का मात्र इसका 1% का योगदान जो है वो पूरे देश में देता है। हाँ, और ये जो परिवहन किया जा रहा है, जो हमने बात की कि 14,500 किलोमीटर लंबा जल मार्ग, इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें नदियों के जल मार्ग भी शामिल हैं, जो नहरों के माध्यम से जल मार्ग बनाए गए हैं, फिर वो खाड़ियाँ हों या पश्च जल, ये सभी जो हैं वो इस 14,500 किलोमीटर लंबे जल मार्ग के अंतर्गत आते हैं। जो देश की हम प्रमुख नदियों की बात करें तो इसमें 3700 किलोमीटर लंबे मार्ग का ही प्रयोग होता है और 4300 किलोमीटर लंबी जो नौकायन नहरें हैं उसमें से मात्र 900 किलोमीटर की दूरी ही जो है वो नौकाओं के द्वारा परिवहन योग्य है। अब नदी जल मार्ग में भी हम देखेंगे तो यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में हम इन नदी जल मार्गों को 2 हिस्से में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला उत्तर भारत की नदियाँ, आपको पता ही होगा उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, इसमें मुख्य रूप से गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है, ये प्रमुख नदियाँ आती हैं। और दूसरा जो है वो दक्षिण भारत की नदियाँ। तो इन दक्षिण भारत की नदियों के अंतर्गत जो प्रमुख हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और इसके साथ ही साथ 2 नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, उसमें नर्मदा और ताप्ती, और साथ ही गोवा में बहने वाली मांडवी और जुआरी, और इसके साथ ही साथ केरल में भी छोटी छोटी नदियाँ जो हैं जो प्रवाहित होती हैं और पश्च जल से मिल जाती है, इनका भी प्रभाव जो है वो हम कह सकते हैं महत्व कम नहीं है। तो आइए हम थोड़ा सा जान लें उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों के विषय पर। तो उत्तर भारत की नदियों में हम बात करें तो मुख्य रूप से पहला है गंगा। ये गंगा नदी जो है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जल मार्ग जो है वो उपलब्ध कराती है। हम हल्दिया से ले लें तो हल्दिया से इलाहाबाद के बीच गंगा के जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 घोषित किया गया है। फरक्का बैराज जब से बन गया है, गंगा नदी में फरक्का बैराज के बन जाने से पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है और भागीरथी नदियाँ, इन दोनों में जल परिवहन का काफ़ी विकास हुआ है। इसके बाद दूसरा है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है वो भारत में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग का विकास करती है या महत्वपूर्ण जलमार्ग उपलब्ध कराती है भारत को। तो इसमें हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने से लेकर डिब्रूगढ़ तक जो है वो जलमार्ग हमें मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसमें स्टीमर सेवाएं और सदिया तक हम बात करें तो सदिया तक तो नावें भी जो हैं वो चलाई जाती हैं। अब धुबरी से लेकर डिब्रूगढ़ तक हम देखें भारत में स्टीमर मार्ग की जो लंबाई है 736 किलोमीटर लंबा स्टीमर मार्ग जो है वो मिलता है। जो धुबरी, फिर तेजपुर, गुवाहाटी, जोगी गोपी और पांडु, ये सभी जो हैं इस मार्ग के आंतरिक बंदरगाह हैं। तो ये हो गई गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की बात उत्तर भारत के अंतर्गत। अब हम जब दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो हम देखेंगे कि दक्षिण भारत की नदियों में यहाँ की जो नदियाँ हैं, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम जैसे उत्तर भारत की नदियों को देखें तो ये सदावाहिनी है, मतलब वर्ष भर इनमें जल उपलब्ध रहता है, जो जल मार्ग के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश का जल इनमें उपलब्ध होता है, और गर्मियों के मौसम में चूँकि ये सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो ग्लेशियर्स जो है वो इनके जल का एक प्रमुख स्रोत होता है।
लेकिन पूरी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो मौसमी हैं। मतलब जब वर्षा ऋतु होती है, बारिश का मौसम होता है, तब इनमें जल उपलब्ध होता है, लेकिन बाकी समय ग्रीष्म ऋतु में ये प्रायः सूख जाती हैं। तो दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वो मौसमी हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सी जगहों पर जल मार्ग का विकास किया गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें प्रमुख रूप से महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी और वही पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं, इनमें प्रमुख रूप से जलमार्ग का विकास किया गया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं गोदावरी और कृष्णा के मुहाने के आसपास जलमार्ग का जो है वो विकास किया गया है। गोदावरी नदी की हम बात करें तो देखते हैं गोदावरी नदी का जो मुहाना है, इस मुहाने से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी तक जो है वो जल यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तक वर्ष भर नौकायन के माध्यम से जल यातायात का कार्य किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तापी नदी। तो तापी नदी में इस नदी के मुहाने से लेकर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तक जल यातायात की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी में हम देखेंगे कि जब ज्वार का समय आता है, ज्वार के समय में हम देखते हैं कि समुद्र की लहरें जो हैं वो ऊपर उठती हैं, बहुत ऊंचाई तक जाती हैं। तो जब ज्वार का समय होता है तो इस ज्वार के समय में 66 किलोमीटर तक, और बाकी शेष समय में यदि हम बात करें तो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तक इस नर्मदा नदी में जल यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है। हम गोवा की बात करें तो गोवा में मांडवी और जुआरी, ये दो नदियां जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं और इनके माध्यम से जल यातायात जो है वो किया जाता है। और इन जलमार्गों से जो जल यातायात होता है उसमें हम देखेंगे कि लगभग 1 करोड़ टन लौह अयस्क का निर्यात मार्मा गोवा बंदरगाह से किया जाता है, और इस बंदरगाह से जो है वो बाहरी दूसरे देशों या विदेशों तक इस लौह अयस्क का निर्यात होता है। फिर हम बात करते हैं केरल राज्य की। तो केरल राज्य में बहुत सारी जो है वो छोटी बड़ी नदियां हैं, और ये छोटी बड़ी नदियां जो हैं इनका संबंध यहाँ के पश्च जल से है, जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि पश्च जल से ये मिली होने के कारण इस राज्य को लगभग 1700 किलोमीटर लंबा जल मार्ग जो है इस राज्य में मिल जाता है। तो ये हमने देखा कि जल परिवहन के अंतर्गत आंतरिक जल परिवहन की हमने बात की, और इसमें भी हमने देखा कि भारत में आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत नदियों, नहरों, झीलों के माध्यम से जो उत्तर भारत की नदियां हैं या दक्षिण भारत की नदियां हैं, इन सब में हमने देखा कि जल मार्ग या जल यातायात का विकास किस प्रकार किया गया है। बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत, और विशेषकर जो भारत में आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत जो नदी परिवहन होता है, इसमें कौन कौन सी जो कठिनाइयां हैं या बाधाएं आती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भारत की जो नदियां हैं वो बहुत सी नदियां जो विशेषकर दक्षिण भारत की नदियां हैं वो मौसमी हैं। तो मौसमी है मतलब ग्रीष्म ऋतु के समय इनमें पानी नहीं रहता है, लगभग सूख जाता है, और बारिश के समय में फिर से इनमें पानी जो है वो आ जाता है। तो मौसमी होने के कारण वर्ष भर जल यातायात को अनवरत रूप से चालू रखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। मतलब नदी के जिस भाग का पानी सूख जाएगा तो नेचुरली है कि वहाँ पर जल मार्ग का विकास करने में कठिनाई आएगी। तो पहली समस्या तो ये है कि भारत की जो नदियां हैं वो वर्षा के दिनों में ही उसमें पानी रहेगा, और दूसरी एक साथ साथ मौसमी है, ठीक है कि ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, बारिश के समय में पानी आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कई नदियां ऐसी हैं जिनमें वर्षा ऋतु के समय में या वर्षा के दिनों में बाढ़ का जो है
वो सामना भी इन्हें करना पड़ता है। मतलब जो उनका स्तर है, जल का स्तर है, उससे बहुत अधिक पानी जो है वो ऊपर की तरफ बहने लगता है। तो ये भी एक प्रमुख समस्या है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि जो अधिकांश नदियां हैं और विशेषकर जो नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, या हम बात करें उत्तर भारत की नदियां हैं, वहाँ से निकलने वाली नदियों में जो नद भार या जिसे हम अवसाद कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, उसका निक्षेप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अपने साथ बहुत सारे अवसाद वो बहाकर लाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि पानी की गहराई जो है वो यहाँ पर जो जलयान चलाए जाएंगे उनके लिए पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि नदी का जल ऊपर आ जाता है। नदी के जल में उसमें अवसाद के ज़्यादा हो जाने से गहराई बहुत अधिक नहीं मिल पाती है, जिससे जल मार्ग में या हम कहें कि जल परिवहन के लिए कठिनाई जो है वो होती है। इन सब के अतिरिक्त जो भारत की दक्षिण भारत की स्पेशली हम बात करें दक्षिण भारत की जो मुख्य भूमि है वो उबड़ खाबड़ है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और यहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि होने के कारण भी हम देखेंगे कि जल परिवहन में, या हम कहें कि जो नौका वगैरह जो चलाएंगे उसमें उसको चलाने में थोड़ी कठिनाई जो है वो होती है। अगली जो कठिनाई है कि भारत में अगर हम जल परिवहन का विकास करें तो और किस प्रकार की कठिनाई आती है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो भी नदियां हैं उनका जो जल है वहाँ से सिंचाई के लिए नहरें जो है वो निकाली गई हैं। तो इन नदियों से सिंचाई के लिए नहरों का विकास किया गया है, नहरें निकाली गई हैं ताकि इनसे सिंचाई के लिए जल जो है वो उपलब्ध हो पाए। इस कारण से हम देखेंगे कि नदियों में भी पर्याप्त जल स्तर नहीं रह पाता, क्योंकि नहरों के माध्यम से उसका जल जो है वो विभाजित हो जाता है। तो ये भी जल यातायात के लिए अनुपयुक्त होती है। और इन सभी कठिनाइयों के अतिरिक्त हम देखेंगे कि भारत में जब से रेल मार्ग का विकास हुआ है तब भी एक कठिन प्रतियोगिता का सामना जो है वो यहाँ जल यातायात को और विशेषकर जो आंतरिक जल मार्ग या आंतरिक जल यातायात है उसे करना पड़ रहा है, जो कि एक हम कह सकते हैं कि हमारे सामने एक मुख्य समस्या के रूप में उभरी है। लेकिन इन सब के बाद भी हम देखते हैं कि भारत में जल परिवहन के विकास के लिए बहुत सारे कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं, या इसके लिए कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। तो इसी के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं। अभी हमने जो देखा था कि मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियों पर जल मार्ग का विकास किया गया है। तो कुछ जल मार्ग जो हैं वो यहाँ पर विकसित किए गए हैं। इन सभी पर अभी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग पर। तो इसे हम एक टेबल की सहायता से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं जल मार्ग, या हम कहें कि भारत के राष्ट्रीय जो जल मार्ग हैं उनकी संख्या वो कहां से कहां तक विस्तृत है, और साथ ही इनकी क्या विशेषता है, इस बारे में हम इस तालिका के माध्यम से देखेंगे। तो पहला है राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 1। ये इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका विस्तार है और लंबाई है 1620 किलोमीटर। इसकी विशेषता यह है कि ये भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत या हम कहें जो मशीनीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक साधारण नौकाओं द्वारा और हरिद्वार तक नौकायन योग्य है। यह विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। पहला है हल्दिया से फरक्का, जिसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। दूसरा इसका ब्रांच है फरक्का से पटना के बीच और इसकी लंबाई 460 किलोमीटर है। और तीसरा है पटना से इलाहाबाद, इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। दूसरा हम देखते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 2। इस राजमार्ग का विस्तार सदिया से धुबरी तक है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। ये राजमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक लगभग 1384 किलोमीटर की लंबाई में नौकायन योग्य है। और इसका भारत व बांग्लादेश जो है वो साझेदारी में इसका प्रयोग
करते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 3, जो कोट्ठापुरम से कोलम तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर लगभग 168 किलोमीटर में, इसके साथ ही साथ चंपाकारा 23 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल 24 किलोमीटर की जो नहरें हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। फिर है नेक्स्ट राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 4, जो काकीनाडा से पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी तक इसका विशेष रूप से विस्तार जो है वो किया गया है और इसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 5, मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी तक इसका विशेष विस्तार किया गया है और इसकी लंबाई जो है वो 588 किलोमीटर है। अब इसके बाद आता है जल परिवहन का दूसरा प्रकार, जिसे हम सामुद्रिक जल परिवहन कहते हैं। और जल परिवहन के इस प्रकार के द्वारा हम देखेंगे कि जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं या अंतर्राष्ट्रीय आवागमन एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हम इस जल मार्ग का प्रयोग करते हैं। और हमने बात भी की थी कि प्राचीन समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि भारत से भी बहुत सारे जो यात्री हैं उन्होंने समुद्री यात्राएं की हैं, अन्वेषण किए हैं और इसके द्वारा उन्होंने भारत का जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम कह सकते हैं, और यहाँ की जो संस्कृति है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया है। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब भी कोई हम जब इस जलमार्ग का प्रयोग करते हैं तो इस जलमार्ग या जल यातायात के इस जल यातायात के लिए जितने भी जो समुद्री तट होते हैं, समुद्र के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बंदरगाह की जो स्थापना है वो की जाती है और इस बंदरगाह की स्थापना के माध्यम से ही समुद्र के द्वारा उस देश तक आते हैं और देश से जो भी सामान आयात या निर्यात किया गया है उसके पृष्ठ प्रदेश तक उन्हें पहुंचाया जाता है या दूसरे देशों को भी निर्यात किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो भारत की हमारी प्रायद्वीपीय स्थिति, जिसमें एक तरफ हम देख रहे हैं अरब सागर है, पूर्व की तरफ हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर। तो इसकी जितनी भी तीन ओर से जो ये जल से घिरा हुआ है, या हम कहें कि जो इसकी प्रायद्वीपीय स्थिति है, या हिंद महासागर में जो इसका प्रभाव क्षेत्र है, इस प्रभाव के ही कारण हम देखते हैं कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिसमें ये बहुत अच्छे तरह से अपने आप को स्टैंड कर सकता है, विकास कर सकता है। देश की जो मुख्य भूमि है उसका 7,517 किलोमीटर लंबा समुद्री तट यहाँ पर हमें मिलता है, जिसमें द्वीप भी जो हैं वो शामिल हैं। अब जिसमें इस पूरे समुद्री तट में हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से या मुख्य जो हैं वो 12 बंदरगाह हैं और छोटे या जो गौड़ बंदरगाह हैं उनकी संख्या 185 है, 185 है। और इसी के माध्यम से हम कहें कि चाहे वो व्यापार हो या यातायात हो, इन बंदरगाहों के माध्यम से ही किया जाता है। इसमें हम देखते हैं, अभी हमने कहा कि जो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, तो जो प्रमुख या बड़े बंदरगाह होते हैं इनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और जो छोटे या गौड़ बंदरगाह होते हैं ये राज्य की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं और इसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि इनके संचालन का जो कार्य है वो पर्टिकुलर उस राज्य के ऊपर या उस राज्य का उत्तरदायित्व होता है। अब भारत का जो लगभग 95% व्यापार है, हम 95% जो व्यापार बात कर रहे हैं वो वजन या भार के अनुसार, और लगभग 70% जो व्यापार है, और ये 70% जो व्यापार है वो हम मूल्य के अनुसार बात कर रहे हैं। ये दोनों ही जो है वो विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों के द्वारा होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस
सामुद्रिक जल मार्ग के द्वारा चाहे वो परिवहन की बात हो या यातायात की बात हो, इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है सामुद्रिक जल मार्ग का हमारे भारत देश में। और अभी जैसे हमने कहा कि इस जल मार्ग के माध्यम से व्यापार या यातायात करने के लिए बंदरगाह जो हैं उनकी स्थापना की गई है, उनका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ प्रमुख जो बंदरगाह हैं उन पर उनकी विशेषताओं पर, उनकी स्थापना क्यों की गई है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा कि जो बंदरगाह हैं वो एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं सामुद्रिक जल परिवहन में, या हम कह सकते हैं कि एक माध्यम है, समुद्रों के माध्यम से परिवहन का मुख्य भूमिका निभाते हैं ये। तो जो बड़े बंदरगाह हैं उनमें कौन कौन से बंदरगाह आते हैं और उनकी प्रमुख रूप से क्या विशेषता है, इस पर एक एक करके हम विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला है कांडला। पश्चिमी समुद्र तट पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला मुख्य रूप से एक आयात पत्तन है जो पेट्रोलियम उर्वरक एवं गंधक आदि सामानों का आयात करता है। ये एक ज्वारी बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। स्वतंत्रता के मिलने के बाद इसको और अधिक विकसित किया गया, और ऐसा इसलिए और इसे विशेष रूप से विकसित किया गया क्योंकि देश विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी महसूस की गई, और इस कमी को पूरा करने के लिए तथा मुंबई से होने वाले जो व्यापारिक दबाव है उसको थोड़ा कम करने के लिए इस बंदरगाह का जो है वो और अधिक विकास किया गया। ये बंदरगाह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के औद्योगिक और खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। दूसरा है मुंबई एवं न्हावा शोवा। ये भी पश्चिमी समुद्र तट के सालसेट द्वीप पर मुंबई पत्तन का सबसे बड़ा एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत एवं सुचारू रूप से चलने वाले पोताश्रय हैं। इस बंदरगाह को कारोबार में पेट्रोलियम उत्पाद तथा शुष्क माल प्रमुख हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने न्हावा शोवा बंदरगाह की स्थापना मुंबई बंदरगाह के यातायात या परिवहन भार को कम करने के लिए की गई है। इसका दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिकतम बंदरगाह है। इसे बड़े पैमाने पर शुष्क मालों को चढ़ाने और उतारने के लिए एक यांत्रिक कंटेनर बर्थ एवं सर्विस बर्थ की सुविधा भी प्रदान की जाती है। और आप मानचित्र में भी इन बंदरगाहों को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इनकी स्थिति कहाँ पर है। फिर तीसरा है मार्मा गोवा। यह बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा में जुआरी नदी के ज्वार नदमुख या एस्चुरी पर स्थापित किया गया एक प्राकृतिक बंदरगाह है या नेचुरल पोर्ट है, और इसका महत्व पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा है। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार्मा गोवा जो है वो एक प्रमुख पत्तन है पूरे भारत देश का। जुआरी तथा मांडली नदियों के परिवहन द्वारा इस बंदरगाह को कुद्रेमुख की खानों से लौह अयस्क के निर्यात की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। यहाँ से पूरे भारत के कुल निर्यात का आधा, लगभग 50% लौह अयस्क जो है वो इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, और मुख्य रूप से इस बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। फिर अगला है न्यू मंगलुरु। ये पोर्ट कर्नाटक राज्य में स्थित है, और इस बंदरगाह के कुद्रेमुख के जो लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई गई है। फिर अगला है तुतीकोरन। ये बंदरगाह देश के दक्षिण पूर्वी छोर पर, आप मानचित्र पर भी देख पा रहे होंगे, पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में स्थित है। इस बंदरगाह में समुद्री जल उथला होने के कारण जहाज यहाँ से लगभग इस बंदरगाह से 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होते हैं। इसका जो पृष्ठभूमि वाला हिस्सा है या जो क्षेत्र है
वो बहुत ही समृद्ध क्षेत्र हैं और यहाँ पर पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर से अलग अलग टाइप की वस्तुओं के व्यापार को यहाँ से इस पोर्ट से संचालित किया जाता है और मुख्य रूप से कहा जाए तो ये कोयले का निर्यात करता है। इस पत्तन को मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मत्स्य पत्तन भारत में किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा तूतीकोरन। फिर है कोच्चि। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है और ये केरल में स्थित है। ये बंदरगाह लैगून पर स्थित है। यहाँ पर पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मार्ग प्रदान करने की दृष्टिकोण से ये पोर्ट या बंदरगाह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है चेन्नई। पूर्वी तट पर देश का सबसे पुराना तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका यदि हम देखें तो पूरे देश में मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। इस बंदरगाह से मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का जो व्यापार है वो किया जाता है। ये बंदरगाह आंध्र प्रदेश की बकिंघम नहर और तमिलनाडु की कंबरजुआ नहर, दोनों नौवहन योग्य जो नदियां हैं, नहर हैं, उनसे जुड़ी हुई है। फिर है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में ये स्थित है बंदरगाह और ये देश का सबसे गहरा और स्थल से घिरा हुआ एक सुरक्षित बंदरगाह है, जहां से लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक बाहरी बंदरगाह भी बनाया गया है। ये एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है और इसके पोताश्रय में डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी का जो भाग है वो निकल आने के कारण ये मानसूनी पवन के झकोरों से, जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, उनसे ये सुरक्षित रहता है। फिर अगला है पारादीप। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित एक गहरा बंदरगाह है। यहाँ का भी जो पोताश्रय है वो एक लैगून के समान है। ये बंदरगाह लौह अयस्क, कोयला और शुष्क कार्गो का परिवहन करता है। इसके पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो विस्तृत हैं। इस बंदरगाह को किरीबिरू से या उस क्षेत्र के लोहे को जापान को निर्यात करने के लिए विकसित किया गया है। फिर है एन्नौर। ये देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह है, जिसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। इसके निर्माण से चेन्नई बंदरगाह पर जो काम है उस काम का दबाव बहुत कम हुआ है। फिर अगला है कोलकाता और हल्दिया। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित एक अंतःस्थलीय नदीय बंदरगाह या पत्तन है। ज्वारी पत्तन होने के कारण और हुगली के तलछट या जो उसके डिपॉजिट्स हैं उसके जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय खिदिरपुर है और कोलकाता से 64 किलोमीटर की दूरी पर डायमंड हार्बर का भी निर्माण किया गया है। कोलकाता पत्तन या बंदरगाह पर व्यापार के बहुत ज्यादा बढ़ते दबाव को कम करने के लिए यहाँ पर एक सहायक बंदरगाह के रूप में हल्दिया पत्तन का विकास किया गया है।